हैं प्रेरकत्व के बारे में, इंडक्टेंस के बारे में। अब देखिए जो ये इंडक्टेंस होता है, इसमें जैसे हम लोग जानते हैं कि जब कभी भी किसी भी कॉइल या कुंडली में करंट बहेगा तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा तो वहाँ पर फ्लक्स में चेंज हो सकता है, क्योंकि जब आप करंट को चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा होगा। और हम लोगों ने इसके पहले बात किया होगा कि जो फ्लक्स होता है वो मैग्नेटिक फील्ड पर भी डिपेंड करता है, यानी करंट चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो क्या चेंज होता है, फ्लक्स। अब क्योंकि मैं यहाँ से बात समझना है कि जो फ्लक्स होता है और जो करंट होता है, विद्युत धारा, वो आपस में समानुपाती होते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि जो फ्लक्स है वो विद्युत धारा के साथ समानुपाती है। अगर आप करंट में चेंज करेंगे तो वहाँ पर फ्लक्स में चेंज होगा। लेकिन हम लोग कभी भी यहाँ पर हम लोग ऐसे कुंडली के बारे में बात करें जहाँ पर ढेर सारा फेरा है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं n नंबर ऑफ फेरा है। तो अगर n नंबर ऑफ फेरा होगा तो हर फेरा के थ्रू क्या चेंज हो रहा होगा, फ्लक्स चेंज हो रहा होगा। और अगर हर फेरा के थ्रू फ्लक्स चेंज हो रहा होगा तो कुल फ्लक्स के लिए हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको बोला जाता है फ्लक्स बंधता, फ्लक्स लिंकेज। ये जो फ्लक्स बंधता होता है इसको हम लोग n फाई से लिखते हैं। जब आप यहाँ पर n फाई लिखते हैं इसका मतलब कि जितने भी फेरे हैं आप सभी फेरों को यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर जो फ्लक्स होता है वो करंट के समानुपाती होता है, ठीक उसी तरह से ये जो फ्लक्स बंधता होगा भी किसके समानुपाती होगा, करंट के। अब देखिए मैथमेटिक्स ये बोलता है कि जब कभी भी आप इस जो यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन है, जब इसको आप साइन को हटाते हैं तो वहाँ पर एक स्थिरांक आता है, एक कांस्टेंट आता है, और उसी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेरकत्व, इंडक्टेंस। जो ये इंडक्टेंस होता है वो दो चीज़ पे निर्भर करता है। एक तो जो कॉइल है, जो कुंडली है, उस कुंडली के ज्यामिति पर, उसके ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। और दूसरा जो उसका इंट्रिंसिक का मतलब होता है बाय नेचर, प्राकृतिक रूप से उसका जो इंट्रिंसिक गुणधर्म होता है, प्रॉपर्टी होता है, ये उस पर डिपेंड करता है। क्या, ये जो बोलते हैं जिसको प्रेरकत्व, इंडक्टेंस। अब यहाँ पर हम लोग इंडक्टेंस में दो देखेंगे, प्रेरकत्व में हम लोग दो देखेंगे। एक होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस और एक होता है सेल्फ इंडक्टेंस। तो पहले हम लोग बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में। अन्योन्य प्रेरकत्व, इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। जब कभी भी हम लोग दो कुंडली एक साथ लेते हैं तो उस केस में हम लोग म्यूचुअल मतलब अन्योन्य वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि अपने पास दो परिनालिका हैं, दो सोलिनॉइड्स हैं। परिनालिका का मतलब क्या हो गया, सोलिनॉइड हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं दो सोलिनॉइड है, एक अंदर है जिसको S1 लिखा गया है, एक बाहर जिसको S2 लिखा गया है। जो S1 है इसके लिए त्रिज्या बोला गया है R1, और इसमें जो नंबर ऑफ फेरा है उसको लिखा गया है N1। ठीक उसी तरह से जो S2 है इसके लिए लिखा गया है, इसका जो रेडियस है, जिसका जो त्रिज्या है वो हो जाएगा R2, और इसका जो नंबर ऑफ टर्न है कितना हो जाएगा N2। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि दोनों के लिए लेंथ सेम है और दोनों कोएक्सियल है, यानी एक ही एक्सिस पर, एक ही अक्ष पर, दोनों का जो अक्ष होगा, एक्सिस होगा, वो एक समान होगा। अब चाहे वो सोलेनॉइड 1 हो या सोलेनॉइड 2 हो, मतलब परिनालिका 1 हो या परिनालिका 2 हो, दोनों के इसमें एक कॉमन टर्म आता है जिसको हम लोग छोटे n से दिखते हैं। इसको बोला जाता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एक छोटे से इकाई लेंथ पर कितने फेरे हैं उसको हम लोग स्मॉल n से लिखते हैं। यानी जो ये होता है वो होता है नंबर डिवाइड बाय n। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने फेरे हैं बटे किसी एक छोटे से किसी एक इकाई लेंथ यानी इकाई लंबाई में। तो यहाँ से देखिए स्मॉल n को लिखा गया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं जो कैपिटल N हो जाएगा वो हो जाएगा n इंटू एल। जहाँ पर भी कैपिटल N लिखा हुआ रहेगा उसकी जगह पर हम लोग स्मॉल n और l लिख सकते हैं। एक बार ध्यान रखिएगा, जो ये स्मॉल n है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसका जो इकाई होगा, यूनिट होगा, वो 1 डिवाइड बाई मीटर होगा, क्योंकि लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। लेकिन जो कैपिटल N है वो प्योर नंबर है, वो सिर्फ एक नंबर है, वहाँ पर कोई भी इकाई का कोई रोल नहीं होगा। अब देखिए जैसे हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा कि जो भी फ्लक्स होता है उसको हम लोग n फाई से लिखते हैं, n फाई बी के टर्म में हम लिख सकते हैं। यहाँ से हम लोग ने यहाँ पे इसके पहले देखिए हम लोगों ने n फाई बी लिखा था, इसको नाम दिया था फ्लक्स बंधता। अब यहाँ पर देखिए दो सोलेनॉइड है, यहाँ पर दो सोलेनॉइड है, एक 1 और एक 2। जिसे मान लेते हैं कि एक विद्युत धारा है I2 जो सोलेनॉइड S2 में बहना शुरू करता है। अब जब सोलेनॉइड 2 में कुछ विद्युत धारा बहना स्टार्ट होगा तो उसकी वजह से जो सोलेनॉइड 1 है उसके क्रॉस किस में चेंज होगा, फ्लक्स में चेंज होगा। क्योंकि जो सोलेनॉइड 1 है उसमें कुल कितने फेरे हैं, N1 फेरे हैं। तो जब हम लोग इसके लिए फ्लक्स बंधता लिखेंगे तो वो लिखा जाएगा N1 फाई 1, क्योंकि जो करंट है वो सोलेनॉइड 2 में बह रहा है, जो धारा है वो सोलेनॉइड 2 में बह रहा है। इसका मतलब जो फ्लक्स हो किस में चेंज हो रहा होगा, 1 में चेंज हो रहा होगा। यानी फ्लक्स में जो भी चेंज हो रहा होगा 1 में, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, करंट इन द सोलेनॉइड 2। क्योंकि करंट 2 में बह रहा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड 2 में प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन जो फील्ड लाइन्स है वो 1 से पास होंगे।
अगर फील्ड लाइंस 1 से भी पास हो रहे हैं तो 1 में जो भी फ्लक्स में बदलाव होगा उसी को यहाँ पे लिखा गया है। अब देखिए इसको लिखा जाएगा N1 φ1 बराबर, हमने भी इसके पहले बात किया था कि जब भी हम लोग की प्रोपोर्शनल साइन को उठाते हैं तो वहाँ पर एक स्थिरांक आता है और उसी स्थिरांक को यहाँ लिखा जाता है M12 टाइम्स I2। जो ये M12 है इसको ही हम लोग बोलते हैं S1 का S2 के सापेक्ष में अन्योन्य प्रेरकत्व, म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर S1 विद रिस्पेक्ट टू S2। तो S1 का S2 के सापेक्ष में अन्योन्य प्रेरकत्व, यही अपना होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब देखिए जो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है, इस म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या होगा, मतलब ये किन किन चीज़ों पर मैथमेटिकली निर्भर करेगा, हम लोग यहाँ पर वही फाइंड करते हैं। अब देखिए जो यहाँ पे ये लिखा गया है N1 φ1, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। यहाँ जो N1 है वो कुल फेरे हैं किसके लिए, सोलेनॉइड 1 के लिए। और देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब भी कैपिटल N आएगा तो उसको हम लोग स्मॉल n इंटू एल लिख सकते हैं। तो इस कैपिटल N को लिखा गया N1 इंटू एल। N1 क्या हो गया यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ किसके लिए, सोलेनॉइड 1 के लिए, और L जो है उसका लेंथ हो गया। अब देखिए ये जो N1 है इस N1 को लिखा गया N1 इंटू एल के टर्म में। ये φ1 क्या हो गया, φ1 फ्लक्स हो गया। हमने पहले बात किया है जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। तो यहाँ पर अगर इसकी त्रिज्या r1 दिया है तो इसका एरिया हो जाएगा पाई r1² गुणे मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी परिनालिका की वजह से, किसी भी अगर कोई भी सोलेनॉइड है तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला होता है μ0 n इंटू आई। तो यहाँ पर करंट किस में फ्लो हो रहा है, परिनालिका 2 में फ्लो हो रहा है। तो परिनालिका 2 की वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका फॉर्मूला लिखा जाएगा μ0 n2 इंटू I2। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो करंट है वो परिनालिका 2 में बह रहा है, इसलिए यहाँ पर N2 और यहाँ पर लिखा गया I2 लिखा गया है। इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं तो इसको लिखा जाएगा μ0 n1 n2 पाई r1² L इंटू I2। से मैंने इसको अरेंज किया है, देखिए μ0 जगह पर है n1 n2 यहाँ पर हो गया, पाई r1² हो गया, L² हो गया, I2 हो गया। अब देखिए जब आप इसको यहाँ से कंपेयर करेंगे तो देखिए N1 φ1 हो गया, यहाँ पर देखिए I2 है, यहाँ पे देखिए I2 है। तो जो यहाँ पर M12 है, M12 ये किसके बराबर हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा μ0 n1 n2 पाई r1² L। इसका मतलब जो यहाँ पर लिखा गया है म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसको हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस भी बोलते हैं। कोएफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। तो ये जो M12 है अन्योन्य प्रेरकत्व, इसका ये फॉर्मूला निकल कर आया। यहाँ पर हम लोगों ने ये बात देखा कि हम लोगों ने जो करंट है वो करंट कहाँ पर फ्लो किया, जो सोलेनॉइड 2 है उसमें, और उसकी वजह से फ्लक्स किसमें चेंज हुआ, सोलेनॉइड 1 में चेंज हुआ। आप चाहें तो इसका रिवर्स, इसका उल्टा भी कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि आप जो है करंट सोलेनॉइड 1 में फ्लो कराइए और उसकी वजह से जो फ्लक्स है वो सोलेनॉइड 2 में मेजर कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो ऐसे केस में आपको जो आएगा वो M21 आएगा, और उस M21 का मान भी वही आएगा जो यहाँ के लिए आ रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये M12 है वो किसके बराबर होता है, M21, जिसको हम लोग कॉमन M से बोलते हैं। इसका मतलब जितना म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा सोलेनॉइड 1 का 2 के साथ, उतना ही होगा 2 का 1 के साथ। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर फ्लक्स में चेंज हो रहा है। जैसे हम लोग ने यहाँ पर उदाहरण लिया तो इस केस में जो सोलेनॉइड 2 था इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हुआ तो जो सोलेनॉइड 1 है उसमें फ्लक्स में चेंज होना स्टार्ट हुआ, और उसमें जो फ्लक्स में चेंज हुआ उसको लिखा गया है N1 φ1। अब हमें पता है कि जब कभी भी फ्लक्स में चेंज होता है तो वहाँ पर EMF, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, वो उत्पन्न होता है, वो इंड्यूस होता है। तो जो इंड्यूस्ड EMF होता है, फैराडे लॉ से हमने पढ़ा था कि जो इंड्यूस्ड EMF होता है वो होता है -d∅/dt। अब यहाँ पर फ्लक्स किस में चेंज हो रहा है, यहाँ जो फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है सोलेनॉइड 1 में। तो यहाँ लिखा जाएगा E1 बराबर, तो यहाँ पे लिखा जाएगा E1 बराबर -d∅/dt N1 और N1, क्योंकि N1 था इसलिए N1। ये जो N1 है एक नंबर है तो यहाँ बाहर आ गया और ये हो गया φ1। जब इसको आप यहाँ से लिख सकते हैं तो देखिए इसको लिखा जाएगा, इसको लिखिए ऐसे लिख देते हैं -d/dt ऑफ N1 φ1। और N1 φ1 किसके बराबर था, देखिए यहाँ पर जो N1 φ1 है किसके बराबर है, M12 I2। तो इसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा -d/dt ऑफ M12 I2। तो -M12 कितना हो जाएगा, d/dt ऑफ I2।
तो देखिए यहाँ पर करंट किस में चेंज हो रहा है, सोलेनॉइड 2 में। ईएमएफ किस में इंड्यूस हो रहा है, सोलेनॉइड 1 में, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि जब एक कॉइल में एक सोलेनॉइड में करंट बहता है तो उसकी जैसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। वो मैग्नेटिक फील्ड से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, जब वो सोलेनॉइड 2 से पास करेंगी, जब सोलेनॉइड 2 से निकलेंगे सोलेनॉइड 1 से पास करेंगे, तो सोलेनॉइड 1 में क्या चेंज होगा, फ्लक्स में चेंज होगा। अगर सोलेनॉइड 1 में फ्लक्स में चेंज होगा तो फैराडे लॉ यह बोलता है कि जब कभी भी किसी भी कुंडली, किसी भी लूप के क्रॉस फ्लक्स में चेंज होता है तो वहाँ पे क्या इंड्यूस होता है, ईएमएफ। ये वही पार्ट है। तो यहाँ देखिए जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तो यहाँ पर जो ये M12 या M21 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। जब कभी भी दो कॉइल पास में रहते हैं तो ऐसे केस में उनके बीच में जो आपस में म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है उसी को हम लोग यहाँ पर M12 के फॉर्म में लिखते हैं या फिर M21 के फॉर्म में लिखते हैं। अब जो हम लोग दूसरा बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब होता है स्व प्रेरकत्व। सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए एक सिंगल कॉइल है, इस तरह का एक सिंगल कॉइल है, इसमें कुल फेरा मान लेते हैं N है, एक सिंगल कॉइल है। तो जब इस सिंगल कॉइल में करंट आप चेंज करेंगे, विद्युत धारा चेंज करेंगे, तो इसी कॉइल में ही क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो अगर किसी एक सिंगल कॉइल दिया हुआ है, एक सिंगल सोलेनॉइड है, उसमें कुल फेरा कितना माना गया है, N माना गया है, और जब इस कॉइल में, इस कुंडली में करंट में चेंज होगा, विद्युत धारा में चेंज होगा, तो विद्युत धारा में चेंज होने की वजह से किस में चेंज होता है, फ्लक्स में चेंज होगा। यानी यहाँ के लिए हम लोग लिख सकते हैं N∅B प्रोपोर्शनल टू करंट। ध्यान रखिएगा यहाँ पर दो कॉइल्स नहीं है, तो यहाँ पर जो ये कुंडली लिया हुआ है, इसी कुंडली में ये जो कॉइल यहाँ पर इसी कॉइल में, इसी कुंडली में जब करंट में चेंज होगा तो करंट में चेंज होने की वजह से किस में चेंज हो रहा होगा, फ्लक्स में चेंज हो रहा होगा, जो यहाँ पे लिखा गया है। तो इसको हम लोग लिखेंगे N∅B इज इक्वल टू LI। जैसे वहाँ पर हम लोगों ने M यूज़ किया था वैसे हम लोग यहाँ पर L यूज़ करते हैं। इस L को क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। तो इसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, स्व प्रेरकत्व इसको बोला जाता है। यहाँ से आप देखिए लिख सकते हैं दिस L इज इक्वल टू N∅B डिवाइड बाई I। अब जैसे हम लोगों ने इसके पहले M का फॉर्मूला निकाला था वैसे हम लोग यहाँ पर L का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। देखिए कैसे लिखा जाता है, तो लिखा जाएगा N∅B इज इक्वल टू, N क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स होता है, और हमने इसके पहले भी लिखा हुआ था कि जो नंबर ऑफ टर्न्स होता है किसके बराबर होता है, N इंटू L। तो ये जो स्मॉल n है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और ये L क्या हो गया, इस सोलेनॉइड का लेंथ हो गया, इंटू फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है B इंटू A, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। किसी भी सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, μ0 N इंटू I। अब यहाँ पर एक ही कॉइल है तो यहाँ पे करंट में कोई I1 I2 लिखा नहीं जाएगा, सिर्फ क्या लिखा जाएगा I। तो μ0 N इंटू I टाइम्स एरिया। तो एरिया कितना लिखा गया A, तो इसको आप लिख सकते हैं μ0, देखिए ये N क्या हो जाएगा, N² AL इंटू I। तो यहाँ पे देखिए जो फ्लक्स समता है, फ्लक्स लिंकेज, उसका देखिए ये फॉर्मूला आ गया। अब अगर आप इसको इससे कंपेयर करते हैं तो यहाँ देखिए करंट I है, यहाँ भी करंट I आ रहा है, यहाँ पर L है, तो L किसके बराबर हो जाएगा, μ0 N² A इंटू L। ठीक है, इसका फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया सेल्फ इंडक्टेंस का। अगर मान लेते हैं कि जो कॉइल यहाँ पर है, अगर इस कॉइल के बीच में वायु है, एयर है, तो उस केस में हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। लेकिन मान लीजिए कि एयर के अलावा, वायु के अलावा कोई दूसरा माध्यम है, कोई दूसरा मीडियम है, तो इस केस में लिखा जाता है L इज इक्वल टू μR μ0 N² A इंटू L। तो ये जो होता है वो चुंबकीयशीलता होता है, ये माध्यम के हिसाब से बदलते रहता है, सापेक्ष चुंबकीयशीलता इसको बोलते हैं, रिलेटिव परमिएबिलिटी। μ0 आपको पता है ये कांस्टेंट होता है N² A इंटू L। तो ये फॉर्मूला हम लोग तब यूज़ करते हैं जब इस कॉइल के मध्य में, जो कुंडली यहाँ पर है, इसके मध्य में एयर ना होकर, वायु ना होकर कोई दूसरा माध्यम है, कोई दूसरा मीडियम है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के हिसाब से वाटर हो, ग्लास हो, मर्क्यूरी, कोई भी आप एज्यूम कर सकते हैं। तो कोई भी अगर दूसरा माध्यम रहेगा तो उस माध्यम के लिए हम लोग इस टर्म का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि बीच में आपने कोई एक रॉड, कोई एल्युमिनियम का या कॉपर का या लोहे का कोई एक रॉड रखा हुआ है, तो उस रॉड की वजह से माध्यम बदल सकता है। तो जब माध्यम बदल जाएगा तो उस माध्यम के लिए जो भी मान होगा μR को वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पर ये बोला गया है कि जब कभी भी इस कॉइल के क्रॉस करंट में चेंज होगा तो फ्लक्स में चेंज होगा, और फैराडे का लॉ ये बोलता है कि जब कभी भी फ्लक्स में चेंज होता है तो फ्लक्स में चेंज होने की वजह से क्या इंड्यूस होता है, ईएमएफ। और जब ये ईएमएफ इंड्यूस होता है तो क्योंकि ये ईएमएफ इसी कॉइल में इंड्यूस होता है जिस कॉइल में फ्लक्स में चेंज हो रहा होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बैक ईएमएफ। बैक का मतलब होता है विरोध, यानी जब कभी भी फ्लक्स में चेंज हो रहा होगा तो उस चेंज के विरोध में जो ईएमएफ उत्पन्न होता है उसको हम लोग बोलते हैं बैक ईएमएफ। तो जब आप उस बैक ईएमएफ को लिखते हैं तो उस बैक ईएमएफ को लिखा जाता है ई बराबर, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, फैराडे लॉ से फॉर्मूला होता है ईएमएफ ई बराबर माइनस डी फाई डिवाइड बाई डी टी। ये फैराडे का बेसिक फार्मूला होता है। इसी फॉर्मूले में अगर हम लोग इसको यहाँ पे लाके रखते हैं तो लिखा जाएगा ई बराबर माइनस डी बाई डी टी ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा एन इंटू फाइव बी। तो जो यहाँ पर n इंटू फाइव बी है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं एल आई, तो इसको लिखा जाएगा ई इक्वल टू माइनस एल डी आई डिवाइड बाई डी टी। अगर इसको हम लोग लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, मतलब अगर हम लोग यहाँ पे माइनस साइन को नहीं मान के चलते हैं तो लिखा जाएगा एल डी आई डिवाइड बाई डी टी। तो यहाँ पर इस कॉइल के क्रॉस करंट को बना के रखने में जो बैक ईएमएफ है उसके विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है ताकि यहाँ पर फ्लक्स कांस्टेंट बना हुआ रहे, फ्लक्स में चेंज ना हो। ऐसा समझिए कि ये कॉइल है, ये कॉइल चाहता है कि इसके क्रॉस फ्लक्स कांस्टेंट रहे, फ्लक्स में चेंज ना हो। तो फ्लक्स को कांस्टेंट बना के रखने के लिए इस कॉइल को कुछ वर्क करना होगा, किसके विरुद्ध, बैक ईएमएफ के विरुद्ध। तो इसको जो भी वर्क करना होगा उस वर्क को लिखा गया डी डब्ल्यू डिवाइड बाई डी टी। ये जो डी डब्ल्यू डिवाइड बाई डी टी है होता है वर्क डिवाइड बाई टाइम, और वर्क बाय टाइम क्या होता है, पावर। यानी ये जो कॉइल है ये फ्लक्स को कांस्टेंट रखने के लिए सक्षम है या नहीं, कैपेबल है या नहीं, वो उसका शक्ति बताता है। और उसी शक्ति को लिखा गया है डी डब्ल्यू डिवाइड बाई डी टी, और इसका फॉर्मूला होता है ईएमएफ गुणे करंट। यानी जब आप ईएमएफ और करंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है वर्क डिवाइड बाई टाइम। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने लिखा डी डब्ल्यू डिवाइड बाई डी टी बराबर ई इंटू आई, तो इसको लिखा जाएगा डी डब्ल्यू डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल ई एम एफ क्या था एल डी आई बाई डी टी इंटू आई। तो इसी आई को मैंने इस तरह से लिखा हुआ, छोटे में लिखा हुआ है, बाकी वही टर्म है यहाँ पर। डी डी चलेगी तो क्या हो जाएगा यहाँ से डी डब्ल्यू बराबर एल आई इंटू डी आई। तो यहाँ पे डी डब्ल्यू क्योंकि डी चले गया तो डी डब्ल्यू आई को मैंने पहले लिखा आई एल इंटू आई टाइम्स डी आई, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू बराबर एल इंटीग्रेशन ऑफ आई टू डी आई। जो करंट है मान लेते हैं 0 से आई तक चेंज हो रहा है, बदल रहा है, तो इसको लिखा जाएगा टोटल कार्य बराबर यहाँ हो जाएगा एल आई स्क्वायर बाई 2, यानी आपने क्या मिला हाफ एल आई स्क्वायर। और हमें ये बात पता है कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य जो होता है वो ऊर्जा के फॉर्म में क्या होता है, स्टोर होता है। कौन सा ऊर्जा होता है, वो पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब यहाँ पे जो भी कार्य कॉइल कर रहा होगा ताकि उसके क्रॉस फ्लक्स कांस्टेंट बना हुआ रहे, वो वर्क किसके फॉर्म में स्टोर हो रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम लोग लिख सकते हैं यू बी। तो यहाँ जो यू है वो पोटेंशियल हो गया स्थितिज ऊर्जा, और जो बी है हो गया मैग्नेटिक। तो जो यहाँ पर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है उसको फॉर्मूला बनाता है हाफ एल आई स्क्वायर। और जरा अगर आप इसको कंपेयर करें तो जो ये फॉर्मूला है वो लगभग किसके जैसा दिख रहा है आपको, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये इंडक्टेंस होता है, ये इंडक्टेंस लगभग किसके जैसा होता है, द्रव्यमान के जैसा। तो जैसा द्रव्यमान होता है कुछ वैसा कि इसका किसका फैक्टर होता है, इंडक्टेंस का। तो ये उतना कार्य होता है जो कार्य हाफ एल आई स्क्वायर वो कार्य है जो कार्य अगर कोई कॉइल करता है तो उसके क्रॉस फ्लक्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा।